बहुत खुश होता है आखिरी हेडलाइन बार बार सुन के, लेकिन कोई बात नहीं। आप लाहौर वालों ने खुशी की खबरें इतनी कम सुनी है ना PSL में, इसलिए आपको लगता है। खैर देखते हैं, बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर। वेलकम बैक। और बड़ी खबर में हम बात करते हैं जी। हमने वैसे गर्मी से आगाज किया था, शदीद गर्मी का राज बरकरार है और सूरज आग बरसा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे और डिटेल में कोशिश करेंगे कि इस पे हम इंटरेक्शन आपसे करें। लेकिन येट आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है जिनसे हमने बात करनी है सियासी उमूर के हवाले से भी और अब कुछ हद तक सिफारती उमूर के हवाले से भी हम उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम पोलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात थोड़ी सी और बढ़ती नजर आती हैं। अभी बिजली के हवाले से और लोड शेडिंग के बारे में लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि बोतल से बाहर आ रहा है और इस दफा वाज़ेह भी किया गया है कि बिजली के बिलों के जरिए आवाम के ऊपर बोझ भी डाला जा रहा है। दूसरी जानिब ओपोजिशन मुसलसल ये कहती है कि हुकूमत से बिजली का निज़ाम मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत मुसलसल ये कहती है कि ओपोजिशन यानी कि पहले की जमातों ने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए जिसका अब बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है। बार बार ट्रिप कर रही है लोड शेडिंग लाइन्स, जो बिजली की लाइन्स हैं लोड शेडिंग हो रही है। गवर्नमेंट ने ढेर की ट्रेन हादसे की भी जिम्मेदारी भी साबिका हुकूमत पर डाली थी, आपको याद होगा, और लोड शेडिंग का मलबा भी साबिका हुकूमत पर डाला जा रहा है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन दावत करती है कि गवर्नमेंट हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन तमाम जो मसाइल की जिम्मेदारी है वो साबिक हुकूमत पर डाल देती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बजट पर भी तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान लफ्जी हमले जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ का बजट मंजूर करने से इनकार करते हुए कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और साथ साथ ये भी मुतालबा किया कि बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएं। और आज जिस तरह से इमरान ने शुरू में कहा, हमें एक बहुत ही शख्सियत ज्वाइन करने वाली है जो आज पहली बार हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं। हमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मालूम है बहुत अरसे से पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर तो बहुत जबरदस्त ये खेल ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब सिफारती सतह के ऊपर भी पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब के आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ बहुत बेहतर इक़दाम करने के लिए गवर्नर साहब की कुछ कोशिशें सामने आई। हमने कहा कि उनकी उस हवाले से भी इनसे बात की जाए और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले गवर्नर साहब हम आपको बहुत वार्म वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं? बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं, बड़ा चटपटे की और मज़ेदार बातें हैं। तो पहले आपको मालूम है कि खेल के मैदान में जब भी कोई टीम जीतती है तो वो जोशो खरोश से सेलिब्रेट करती है। जी। और खासकर जब लाहौरियों को कभी कभी सेलिब्रेट करने का मौका बनता है। देखिए आपने ये लाहौर कलंदर्स के साथ ये स्टेटमेंट देके जाती कर दी और हम भी लाहौर कलंदर को मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा। जी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड यू सीम्स अ ग्रेट क्रिकेट लवर एज वेल। इस हवाले से भी बात करेंगे। गवर्नर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज जब हम कर रहे हैं तो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया 2 दिन पहले पेश आया कनाडा के अंदर, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली को शहीद कर दिया गया और इस्लामोफोबिया की एक बहुत ही बदतरीन मिसाल सामने आई। मैं चाहता हूं कि आपने चूंकि खुद भी आप वेस्ट के अंदर रहे हैं, वेस्ट के पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पे आपका क्या ख्याल है? आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं फैमिली जो है बड़ा ये जुल्म हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये एक नफ़रत जो इस्लामोफोबिया के ज़रिए वेस्ट में और यूरोप में डाली जा रही है उसका नतीजा। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड ज़रूर जो है बताऊंगा, क्योंकि हमने इस्लामोफोबिया को 9/11 के बाद और 7/7 के बाद जो हालात बने हैं हमने उनको खुद एक्सपीरियंस किया है और मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिटी वहाँ पर जो है वो कितनी मुश्किलात जो हैं उनका शिकार थी इन वाक़या के बाद। तो एक तो बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि जब 21st सेंचुरी में जबकि हम समझते हैं कि इंटरफेथ हारमनी और मजहबी इख्तलाफात और ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कमी आनी चाहिए और लोगों को प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए, लेकिन ये वेस्ट के मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामोफोबिया जो है वो फैल रहा है। और यहाँ मैं भी ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में गया था तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट अस, अबाउट मुस्लिम, इसलिए कि हमेशा कोशिश होती है जो हमारा मीडिया एंटी मुस्लिम मीडिया है या एंटी पाकिस्तान मीडिया है
तो हर चीज़ को वो हमें मलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें अपने सफारती महाज पे भी हमारा एक्टिव रहना और हमारी अपनी पोजीशन जो है उसको क्लियर करना जो है वो बहुत जरूरी है। एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी और वहाँ भी जानना चाहिए कि मैंने वहाँ पर सबसे बड़ा इशू जब मेरे साथ रेज किया गया तो एंटी सेमिटिज्म और ये था, तो मैंने उनको बताया कि भाई एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जितना हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग करते हैं उतना ही एंटी सेमिटिज्म के भी खिलाफ है। एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया, डिस्क्रिमिनेशन, फाशिज्म, रेसिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इसकी हम मजम्मत करते हैं। एंड यू पीपल नीड टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन कि ज़ायनिज्म क्या है और एंटी सेमिटिज्म क्या है। तो एक तो बदकिस्मती से 9/11 और 7/11 के बाद अगर सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इसका नुकसान अगर किसी को हुआ है, मुसलमानों को हुआ है, पैलेस्टीनियन को हुआ है और कश्मीरियों को हुआ है। इसलिए कि इस वाक़े को मिसाल बना के इंडिया ने और इजराइल ने बाहरली दुनिया को ये कायल करने की कोशिश की है कि आपको दहशतगर्दी के 2 वाक़यात ने हिला के रख दिया है और हमारे साथ ये वाक़यात जो है रोज पेश आते हैं। और इसके ऊपर भी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट भी है और काम भी है कि इसका मंबा इस्लाम या मुसलमान है और फिर या पाकिस्तान। तो इसका जी तो इसके लिए हमें भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करना है, हमारे सफारत खानों को एक्शन होना है और ख़ासकर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अब जो बैटल ग्राउंड है वो पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, ईरान नहीं है। अब माशाल्लाह हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी है यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में। जब हम वहां पर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जाएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो फिर ये जो गलतफहमियां हैं फिर ये दूर होंगी। और कनाडा में माशाल्लाह हमारी 3-4 मुस्लिम और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन हैं और कैनेडियन हमारे पाकिस्तानी वहाँ एक बहुत रिस्पेक्टेड हैं और बहुत बेहतर जो है वहाँ की। गवर्नर साहब, आप चूंकि आपने अभी अपने अमेरिका के दौरे के हवाले से भी बात की, 11 दिन का आपका अमेरिका का दौरा था। बेसिकली हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि इस दौरे का पर्पस क्या था और किस तरह के मामला वहाँ पर हुए और क्या चीजें डिस्कस हुई जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। जी, एक तो मेरे दोस्त हैं तनवीर साहब, उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन मैं जब भी बाहर के मुल्कों में जाता हूं और यही मैं अपने पार्लियामेंटेरियन जो भाई और दोस्त हैं या मिनिस्टर हैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ज़रूर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलना है, ज़रूर मिलें, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ के जो मुकामी सियासतदान हैं, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमन हैं, सेनेट के मेंबर हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, काउंसलर्स हैं, अटॉर्नी जनरल्स हैं, उनसे भी मुलाकात करें और उनको पाकिस्तान के बारे में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको टैकल करें और उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो रखें। तो मैं आपको ये बड़े बात फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा अमेरिका के पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, मेयर्स को मिला हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर विलिंग टू लिसन। और मेरा बताया बजाय इसके कि मैं उनको बताऊं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, तो वो मुझसे खुद पूछते थे कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन आगाह करें कि जी जब वो विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद फिर क्या हालात होंगे, कश्मीर में क्या हालात हैं, इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, पैलेस्टाइन के बारे में आपका क्या इशू है। तो ये एक बड़ी मेरे लिए पॉजिटिव बात थी कि दे वांट टू हियर कि व्हाट आर द रियलिटीज, व्हाट आर द फैक्ट्स, और हमें उन रियलिटीज को और फैक्ट्स को आगाह करना। लेकिन एक चीज जो है वो मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर मेरी 1 घंटे की या आधे घंटे की मीटिंग होती है तो उसमें 10 मिनट वो स्कॉटलैंड जरूर लेके आते हैं, कहते हैं कि ब्रेक्सिट का क्या होना है, वहां स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का क्या होना है, तो वो भी वहां पर वो डिस्कस कर। तो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने अपनी कोई मेरा ख्याल है 2 दर्जन पब्लिक मीटिंग थी जिसमें बड़ी तादाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो अफगानिस्तान का मसले में सबसे ज्यादा वो जो है जानना भी चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा, कहें जो एक हेडलाइन भी बनी और अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, वो कैलिफोर्निया और पंजाब के सिस्टर प्रोविंस करार देने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है। और आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो यूनानिमस है, उसके ऊपर अपोजिशन भी और वहाँ की हुकूमत भी दोनों मुत्तफिक है कि ये होना चाहिए और आप बड़े होपफुल भी हैं। एक तो ये क्या डेवलपमेंट है, इससे क्या फायदा होगा ओवरऑल, और लाहौर
लाहौर के मसाइल को लेकर मुझे याद है आप पहले भी और इस दौरे हुकूमत के अंदर भी बड़े कंसर्न रहे हैं पानी के मसले के अंदर, और लाहौर में बहुत बड़ा मसला है, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 15-20 सालों के अंदर लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। तो इसको लेकर भी कोई डेवलपमेंट हुई है आपकी वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली या किसी हवाले से? देखिए, आपने दोनों इशू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं पंजाब के लिए। देखें, जब पंजाब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो एक तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैलिफोर्निया जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब है अमेरिका का और सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट भी है, और उसकी इकॉनमी फ्रांस और इटली से भी बड़ी है, तो वहाँ की असेंबली में मेजॉरिटी लीडर का ये करारदाद मूव करना कि कैलिफोर्निया स्टेट को पंजाब प्रोविंस के साथ सिस्टर करार दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और पंजाब की अचीवमेंट है। और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है और फख्र भी है कि जब ये करारदाद वहाँ पर पेश हुई है तो अपोजिशन ने भी उसकी मुखालफत नहीं की है, बल्कि जब उन्होंने डेलीगेशन को और गवर्नर पंजाब का बताया कि वो गैलरी में मौजूद हैं, अब उसको वेलकम करते हैं, तो मैंने खड़े होकर हाथ हिला के जो है स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा किया। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, बियॉन्ड मेरे एक्सपेक्टेशन था कि वो तमाम असेंबली के मेंबर खड़े होके, सिर्फ जो हुकूमती है वो नहीं, सारों ने खड़े होके, जितनी देर तक मैं खड़ा रहा हूं वो जोरदार तरीके से तालियां जो हैं वो बजाते रहे हैं और उन्होंने हमें बड़ा वेलकम। और ये ऑब्वियसली आपने जो की इज्जत है, ये पाकिस्तान का नाम है जी, अल्लाह की मेहरबानी है। और मुझे यही जो है एक्नॉलेजमेंट बरतानिया की पार्लियामेंट में भी अल्लाह ने ये इज्जत दी थी कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, हाउस ऑफ कॉमन, मैं गैलरी में बैठा था तो उन्होंने 2 दफ़ा मैं वहाँ गया हूँ, दोनों दफ़ा उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, जो कि रेयर है, कभी होता नहीं। अच्छा, आप 2 इश्यूज की तरफ आप क्वाइट राइटली आपने तवज्जो दिलाई है। देखें, मैं समझता हूँ कि वाटर का इशू जो है न सिर्फ लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। और मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि जितना पानी ज़ाय हम पाकिस्तानी करते हैं दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। बिल्कुल ये लग्जरी हम पहले अफोर्ड कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। हम अभी पानी की किस तरीके से पानी को सेव करना है, किस तरीके से पानी को रिसाइकल करना है, हम तो आज भी जितनी शहरों की गंदगियां हैं, जितने भी दरियाओं के साथ शहर हैं, उसकी गंदगियों को आज तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते हैं। सारा गंदा पानी दरियाओं में जाता है और वहां पर जो जानवरों के पीने के भी काबिल जो है वो पानी नहीं रहा। तो कैलिफोर्निया के भी 2 बड़े इश्यूज हैं। एक उनका इशू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और दूसरा उनका इशू जो है इरिगेशन वाटर है। तो ये 2 इशू पंजाब को भी दरपेश है। फिर उनका एग्रीकल्चर जो है बहुत जबरदस्त है, और वहां पर मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस जो है जी, उन्होंने भी एग्रीमेंट मेरे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसला के बिहाफ पे साइन कर लिया है कि हम एग्रीकल्चर के मैदान में भी जो उसमें भी इकट्ठे मिलके काम करें। तो ये पानी के चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मुकाबला करने के लिए हमें बहुत सी टेक्निकल मामदाद और सारी चीजें मिलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीजें फर्क करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो कॉटन है वो 13 मिलियन से 6.5 मिलियन रह गई है, लेकिन अगर हम राइट फैसले करें, हम राइट किस्म का सीड लाएं, राइट किस्म की पेस्टिसाइड लाएं, एनवायरनमेंट जो है हमारी चेंजेस आ रही हैं उनको बारे में आप फार्मर्स को बताएं और सीड की क्वालिटी पे जो दें, तो हमारा बहुत बड़ा जो है दोबारा हम रिवर्स कर सकते हैं। और मैं आपको लास्टली बताना चाहता हूँ जी, अब हमने एक ब्रेक लेनी है, शॉर्ट ब्रेक लेनी है। एक तो इसको भी मुकम्मल करेंगे और आपकी बड़ी आम कुछ वहाँ पे सिख और दीगर कम्युनिटी से भी मुलाकात है, उस पर भी जरा आपके ख्यालात जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद कौन सा दोबारा बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान, आज पहली बार एक्सप्रेसो का हिस्सा बने हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका को उन्होंने दौरा किया, उस हवाले से बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, उन्होंने उस हवाले से भी हमें आगाह किया। गवर्नर साहब, हम दोबारा से अब जरा अपनी पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। और अभी हम देख रहे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद अब काफ लीग ने भी थोड़ा टफ टाइम देना शुरू किया है गवर्नमेंट को। तो एक गवर्नमेंट जो रूटना बनाने वाली सिचुएशन है, ऊपर से बजट भी सर पे है, तो क्या गवर्नमेंट इसका हल निकालेगी?
जी बस सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे अपने दौरे और सीट की बात जरूर जरूर सर, खत्म कर लूंगा, उसके बाद जरूर। फिर जी, हम पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे। जरूर। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर जाता हूं जी। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने मुल्क के किस तरीके से मैं जो वहाँ पर पाकिस्तान रहते हैं कैसे मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल। उनके जो मसाइल हैं वहाँ की जो हुकूमत है उससे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने चंद हफ्ते पहले उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था। अच्छा। तो उज़्बेकिस्तान को मैंने उनसे पूछा, एग्रीकल्चर के लोगों को मिला, मैंने कहा कि भाई आप कैसे है कि आपकी कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन है, जी। हमारी कॉटन कम हो रही है, आपकी बढ़ रही है, आप 1200-1400 किलोग्राम ले रहे हैं। तो नमगान का गवर्नर मेरा दोस्त था, उसने कहा कि हम कॉटन का सीड एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप के लिए हम भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह वहाँ से सीड यहाँ पहुँच चुका है सिंध में, और यहाँ पर उनके एक्सपर्टीज भी यहाँ पहुँच गए हैं। ओके। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पैक्ट रखती हैं, इसलिए मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार बार कहता हूं कि भाई जो अगर हमारे मुल्क में एक दूसरे के टेक्निकल चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, अब वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, हमने ये चीज़ें इरिगेशन मतलब वहाँ पर ड्रिपिंग पे वहाँ तो पानी है ही नहीं, लेकिन वहाँ कॉटन की मकदार बढ़ रही है, हमारे 5 दरिया हैं, पानी हमारी कम हो रही। तो ये हमें हेड ऑन फैसले एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी हमने अपनी इकॉनमी को सही ओदा फायदा लेना पड़ेगा। अच्छा अब आगे जी पाकिस्तान की। हाँ जी, जरा काफी देखिए और मेरा- जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात कर दें। मेरा देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है कि 3 साल से तकरीबन अब 2 महीने कम 3 साल हमें हो गए हैं। जी। पंजाब में हम रोज सुनते हैं कि जी काफ जो है वो अलहदा होने वाली है और पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो टूट जाएगी। कभी हम सुनते हैं कि मरकज में हमारी हुकूमत टूट जाएगी। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि हमें शिकवे हो सकते हैं, हमें शिकायत हो सकती हैं, हम एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घरना नहीं चाहते। तो ये बहुत अहम बात है। सही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पीटीआई के लोग हैं हमसे नाराज हो सकते हैं, उनकी रिजर्वेशन हो सकती हैं और बहुत हद तक उनकी रिजर्वेशन जो है ठीक हो सकती हैं। उनके जो आप देखें, जब एक हल्के का एमपीए होता है, एमएनए होता है, तो वो चाहता है कि भाई रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए वो अपना वोट लेके आता है। तो अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की इज्जत ना दे और जो हमारा एमएनए एमपीए काम कहता है वो काम ना करे और थानेदार जो है वो 10,000 रुपया लेके काम कर रहे, तो ये एक ह्यूमिलेशन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। वो नाराजगी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाराजगियां बजाती हैं, नहीं मैं नहीं मुकाफी की नाराजगी, मैं तो अपनी जो मेरे जो अपने एमएनए एमपीए से मिलता हूं जो मुझसे वो नाराजगी आजाद करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे टाइम चूंकि कम है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जी बजट का आपने चूंकि जिक्र किया, कथा कलामी की माजरत में यही सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि बजट सर पे है और आपने खुद भी जिक्र किया कि 3 साल हो गए, लाहौर के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा हैं और पिछले कुछ दिनों में लेट मी से दिस बढ़े हैं, चाहे वो कूड़ा करकट के मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, ये मसाइल बड़े हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, बिजली लोड शेडिंग दोबारा से सर उठा रही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट को लेकर पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, आपकी क्या तजावीज़ हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, लाहौर को बिलखुसूस और पंजाब को पूरे को बिलउमूम इस बजट के अंदर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या आवाम को मिलने जा रहा है? अच्छा, पहले तो जो चीज़ों को मैं अपने लिंक हैं चीज़ें, वो 2 चीज़ें वो बयान करूंगा, फिर मैं अपनी तो सजेशन दूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट को इन प्राइवेट भी देता हूं और मैं तो पब्लिक में भी देता हूं। कोई मुझे कभी हेसिटेशन नहीं होती। जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को मानेंगे नहीं और उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। देखिए, मेरा एज ए गवर्नर, एज ए चांसलर पहला रोल था कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फिक्स करना है। तो आदि पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में एडहॉक बेसिस पे टेम्परेरी वाइस चांसलर लगे हुए थे, मेरिट पे उनकी भर्तियां नहीं होती थी। तो मैंने 2 चीजें यकीनी बनाई कि तमाम यूनिवर्सिटीज में परमानेंट चांसलर लगाने हैं। अच्छा। और दूसरे इंश्योर करना है कि वो मेरिट पे लगाए जाए। मैं ये बात 3 सालों में हैंड ऑन हैंड करता हूं कि कोई सिफारिश काम नहीं आई, मेरिट पे वाइस चांसलर लगाए हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो टाइम्स की 500 जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उनमें भी आना शुरू हो गई। दूसरा मेरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैंने ये गवर्नरशिप भी ली थी और गवर्नर हाउस में बैठा भी हूँ, कि मुझे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का पैशन है। 70% लोग गंदे
पानी पीने की वजह से हमारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक तजवीज़ थी। देखें, हर चीज़ जो है, अगर 72 सालों में सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोशिश की है, अरबों रुपया लगाया है, अगर वो लोगों को पीने साफ पानी नहीं दे सके तो इसका मतलब है कि पॉलिसी में कोई खराबी है। एक तो बहुत से डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहे थे, दूसरा करप्शन उसमें इन्वॉल्व थी, फिर तीसरा उनका मेंटेनेंस का कोई प्रोग्राम नहीं था। अरबों रुपए लगा के वाटर स्कीमें बनती हैं। आपके सिंध में भी अरबों रुपए लगे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सब बंद पड़े हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में है, तमाम सूबों में हर जगह एक ही गंगा बह रही है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई एक वाटर अथॉरिटी बनाएं और उसको फिर उसके नीचे ये सारा काम करें, उसको मैं दे। आप अंदाजा कर लें कि गवर्नर होते हुए जो मैं मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं, 1 साल ब्यूरोक्रेसी ने मुझे जो है वाटर अथॉरिटी नहीं बनाने दी। अच्छा। कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी। 1 साल उन्होंने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया। 1 साल के बाद फिर बड़ी मुश्किल से ये वाटर अथॉरिटी बनी। उसके बाद 6 महीने इन्होंने PC1 मंजूर नहीं किया, फिर कोई ना कोई रुकावट, फिर मैंने मीडिया पे आके इनको ललकारा और अब 1 साल हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपको पंजाब के लोगों को ये कहता हूं कि हम एंड ऑफ दिसंबर तक इंशाल्लाह 7.6 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी पंजाब अल्लाह करे आप ही लोगों को हमारे एनजीओ दें। इरादों के अंदर कामयाब हो। और अच्छी बात यह है कि आप शुरू से चूंकि एक बात करते आते हैं, तो हमने कहा कहीं भूल न गए हो आप अपनी पानी वाली बात। अच्छा है आप अभी तक इस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बिल्कुल, चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मुख्तसरन वंस अगेन पॉलिटिकल बात जरूरी है, न्यूज चैनल है हमारा, तो मैं चाहता हूँ ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है और जो बजट के ऊपर इस वक्त प्रेशर बन रहा है कि कहीं बजट इधर उधर ना हो जाए और मंजूर हो पाए ना हो पाए, इस पे जरा अपने ख्यालात का इजहार कर दीजिए। कोई प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर आपको लगता है बजट को लेकर? देखें जी, मैं तो जितने भी जहांगीर साहब के जो दोस्त हैं, मैंने MPA, वो मेरे भी दोस्त हैं, MPA हैं। जहांगीर भी हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि एक पार्टी जो है एक फैमिली होती है। मुश्किल वक्त लोगों के आते हैं जाते हैं, लेकिन ये एक फैमिली होती है। तो वो लोग जो हैं वो इमरान खान की या हमारी नाराजगी की वजह से जहांगीर के साथ रहे हैं, दे आर सिंपैथेटिक। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जब अलीम खान के पास केस बना था तो उस वक्त भी हमारे दर्जनों MNA MP हमारे साथ आके उनके लिए हमदर्दी करते थे। सब्तैन खान के साथ बना था, वो भी हमदर्दी करते थे। लेकिन चूंकि पहले पंजाब में मीडिया के पास ताफ का हमारे दरमियान था कि भाई आज हुकूमत टूटेगी, कल टूटेगी, जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो मीडिया को भी खबर चाहिए थी और जहांगीर से बेहतर खबर कौन हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि असल में जब और हमारे MNA जब बजट में तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, जब जहांगीर तरीन साहब जैसा इंतहाई घाग सियासतदान और बैकबोन PTI के एक टाइम पे वो रहे हैं, वो आके जब कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से मुझे इंसाफ चाहिए, तो फिर सर खबर तो बनेगी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा गवर्नर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। जान पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम को इंसाफ चाहिए, जजों को भी इंसाफ चाहिए, पुलिस के सीनियर अफसरान को भी इंसाफ चाहिए। यहाँ हर आदमी इंसाफ के लिए तरस रहा है, गवर्नर को भी इंसाफ चाहिए। ठीक है, आपको इंसाफ हम दिलाएंगे गवर्नर साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे मेरी 4 एकड़ जमीन पे कब्जा हुआ है, पिछले 20 साल से मुझे दिलवा दें इंसाफ। सर थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंगली वंस अगेन थैंकिंग यू गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक टीवी प्रोग्राम में आती है, कहती है हमें तनख्वाह नहीं मिलती या हम किससे मांगे। गवर्नर साहब आगे कहते हैं मेरी जमीन पे कब्जा हो गया। प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं कि कब्जा हो गया, पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे, तो फिर आम आदमी किधर जाएगा। बहरहाल दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट बाय द वे। गवर्नर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमें, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइएगा, किसी और नशिस्त में मजीद बात करेंगे। अच्छा काम है, अगर पानी के ऊपर इनकी तवज्जो है और कह रहे हैं कि मुश्किलात है, लेकिन वो लगे हुए हैं, अल्लाह करे इनको कामयाबी हो। आमीन। और इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।